चलिए बेटा, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास यहाँ आ रहा है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, मान लीजिए अगर हम किसी कंटेनर के अंदर आइडियल गैस हमारे पास भरी हुई है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं इन ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। जब ये कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो आप एक बात समझ सकते हैं कि जब भी मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आया और कंटेनर की वॉल पे टकराया तो ऑब्वियसली टकराने के बाद उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हुआ होगा, क्योंकि टकराने के बाद वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो जब वो किसी और डायरेक्शन में जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई उसका मोमेंटम चेंज हुआ। और आप लोगों को पता है एक बात बेटा कि जब मोमेंटम चेंज होता है इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट होगा, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें ये मिलता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। क्लियर? इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है जब वो दीवार से टकराएगा, कंटेनर की वॉल से टकराएगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। सेम वे में अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन वॉल भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सर्ट करती है। अब एक बात समझिए, अगर आपके पास फोर्स है और हम जानते हैं कंटेनर की वॉल का हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उस फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उन पे कितना प्रेशर लग रहा है या उन गैस मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर की वॉल्स पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया उसका एक एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है। हम बेटा डेरिवेशन में नहीं जाते, मैंने जो आपको पूरी प्रोसेस बताई है ये पूरी प्रोसेस से ही इस चीज को डिराइव किया जाता है। मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है बेटा, ये अंदर इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है। हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ से चलकर यहाँ गया, टकराया, टकरा कर वापस आकर यहाँ टकराएगा, तो ये जो दो कोलिजन्स होंगे इनके बीच का जो टाइम होता है उसको हम टाइम कंसीडर कर लेंगे और चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, उससे हमें फोर्स मिलेगा। फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। कुल मिलाकर जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलती है प्रेशर की वो आती है P बराबर 1/3 रो वी RMS का स्क्वायर, जो आपको केवल यहाँ पर याद रखनी है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। क्लियर? अच्छा, जहां रो जो होता है बेटा वो डेंसिटी ऑफ गैस है, VRMS एक नई टर्म आई है। ठीक है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब क्या होता है बेटा, जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि जो हर गैस मॉलिक्यूल है वो सेम स्पीड से मूव कर रहा हो। जैसे हमने पहले ही बात करी है कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास एवरी पॉसिबल वेलोसिटीज हो सकती है और हर डायरेक्शन में वो जा सकता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि हर गैस मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग स्पीड है और हमें पूरी कंबाइनली किसी गैस की स्पीड के बारे में बात करना है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्पीड ना लेकर क्या ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, वहां पर सभी का स्क्वायर करेंगे, देन उसका एवरेज लिया जाता है और फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, अंडर रूट। अब आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर क्यों किया? बेटा अगर स्क्वायर नहीं करते तो आपको पता है कि बिना स्क्वायर करे अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो सबका नेट वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट को काट देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले क्या कर लेते हैं, उनका स्क्वायर। बट अब अपने पास स्क्वायर तो कर लिया आपने, बट किस मॉलिक्यूल की स्पीड लोगे, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं बेटा कि सबका ऐसा करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो मैं फिर सभी का एवरेज ले लेता हूं, ये मीन किसको डिनोट कर रहा है, एवरेज को। देन फिर बात आती है कि भाई आपने एवरेज तो ले लिया, हम तो आरएमएस स्पीड निकालना चाह रहे हैं, बट आपने तो स्क्वायर करके निकाल दी, तो लास्ट में हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रूट। इस तरह से हमारे पास बनती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको रटना है, याद रखना है, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग तरह की स्पीड्स होती है, जिसमें सबसे पहली स्पीड हम जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड पर। ठीक है, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। आप देखो एक चीज यहाँ पर, आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन मैं यहां से निकालता हूं, ये 3 इधर चला गया तो अंडर रूट 3p बाई रो, तो पहला एक्सप्रेशन इसका क्या रहेगा, अंडर रूट 3p बाई रो। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है बेटा, वहां मैंने आपको लिखाया था कि p बाई रो किसके इक्वल होता है, RT बाई एमडब्ल्यू। तो मैंने p बाई रो को क्या लिख दिया बेटा, RT बाई एमडब्ल्यू के इक्वल लिख दिया। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से RT बाई एमडब्ल्यू किसके बराबर होता है, p बाई रो। आपको ये बात भी पता होगी बेटा कि किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट जो होता है वो m इंटू Na होता है, जहां m हमारे पास क्या है, एक गैस का, एक मोलिक्यूल का वेट, या फिर Na क्या होता है हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। तो मोलिकुलर वेट को लिख सकते हैं m इंटू Na। अब एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पर मोलिकुलर वेट को m इंटू Na लिखता हूँ, ऊपर है R, तो मैंने आपको बताया था R अपॉन Na किसके इक्वल होता है, K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 3 KT बाई m। आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने बेटा, ये याद रह जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन है। और सेम वे में आप ये भी ध्यान रखें, RT बाई एमडब्ल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा, KT बाई m लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये m क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मास ऑफ टोटल गैस नहीं है। कंप्लीट? अब आप एक चीज देखो बेटा, मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरी गैस सेम है, अगर एक सेम गैस है तो उसके लिए R कांस्टेंट है बेटा,
एक गिवन गैस के लिए मोलिकुलर वेट तो सेम रहता ही है, इसका मतलब आरएमएस स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट टी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्लियर। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स के लिए काफी बार यूज होगा। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बेटा गैस को चेंज कर दूं तो गैस को चेंज करने पे आपको पता है कि मोलिकुलर वेट भी चेंज जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपकी आरएमएस स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट टी बाई एमडब्ल्यू। ये डिफरेंट गैस के लिए होगा और ये सेम गैस के लिए होगा। अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर करने वाले हैं, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये आरएमएस स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नोट, आरएमएस स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। आप देख पा रहे हैं कि आरएमएस स्पीड केवल किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर चेंज। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले में पी भी तो आ रहा है, तो आप यहाँ पर टी पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखो, प्रोपोर्शनलिटी तभी लगाई जाती है जब उस क्वांटिटी के अलावा बाकी सभी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। एक चीज समझना, इस वाले फॉर्मूले में आर कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और एक गिवन गैस के लिए मोलिकुलर वेट भी कांस्टेंट है। इसी कारण हम कह पा रहे हैं कि आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। बट इस वाले फॉर्मूले में देखो, आप नहीं कह सकते कि आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, बिकॉज आपका डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। आप एक बात समझिए, अगर आप गैस के लिए प्रेशर को चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज होता ही डेंसिटी सबसे पहले चेंज होगी, क्योंकि प्रेशर का मतलब क्या, आप मोलिक्यूल्स को पास में ला दोगे या मोलिक्यूल्स को दूर ले जा दोगे। अगर मोलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं और पास आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो हम एक बात ध्यान रखिए, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आरएमएस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी। ये बात गलत है, ध्यान रखना। वी आरएमएस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्लियर। क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, प्रेशर चेंज करते ही डेंसिटी चेंज होती है। इसी कारण हम यह लिखते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्वेश्चन काफी बार इसके ऊपर बनते हैं। केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, क्लियर। प्रेशर के ऊपर चेंज नहीं करती है, इसीलिए तो हमने प्रेशर को कन्वर्ट करके ये बना लिया ताकि हमें फाइनल रिजल्ट वहां पर मिल गया कि केवल किस बात पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। कंप्लीट चीज। चलिए आगे दूसरा आता है बेटा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स की जीरो होती है, क्योंकि ये तो मैं आइडियल गैस का कंसेप्ट जब आपको बता रहा था तभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हर मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऐसी कंडीशन में सभी वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और नेट वेलोसिटी हमें जीरो मिलती है। एवरेज स्पीड, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां पर सभी को अपन मोड में लेंगे और उसको ऐड कर देते, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है अंडर रूट 8p बाई पाई रो, और वापस वही p बाई रो को हम ये लिख देंगे, उसको kT बाई m लिख देंगे। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से समझिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होता है कि वो स्पीड जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आपको, मान लीजिए आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, सबके पास अलग अलग स्पीड है, बट 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस वाली स्पीड को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2p बाई रो। अगेन वापस p बाई रो को कन्वर्ट करना हमें आता है। फोर्थ नंबर आता है बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये गैस की स्पीड नहीं है, ये साउंड की स्पीड है गैस में। समझिए बात को, उल्टा हो गया। अब तक हम किसकी स्पीड देख रहे थे, गैस मॉलिक्यूल्स की। अब ये क्या है बेटा, साउंड की स्पीड है गैस के अंदर। जब आप वेव मोशन चैप्टर पढ़ोगे तब वहां पर और इसको डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ केवल मैं अभी आपको फॉर्मूला पर यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा पी बाई रो। अब आप कहेंगे ये गामा क्या है, तो ये गामा होता है बेटा एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। हम जो अभी अपने चैप्टर के लास्ट पोर्शन में जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर हम ये एडियाबेटिक कांस्टेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको बेटा कभी कंपैरिजन पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बेटा जो ये वी आरएमएस होता है ये सबसे बड़ा होगा, क्लियर। क्योंकि देखो इसके पास अंडर रूट का क्या है, 3 है। इसके बाद बेटा आता है एवरेज स्पीड, इसके पास है अंडर रूट 8 पाई, मतलब ये कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। और उसके बाद आता है वीएमपी, ये कितना है, अंडर रूट 2। और फिर सबसे लास्ट में आता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि इसके अंदर जो रूट है गामा की वैल्यू हमेशा 2 से कम होती है, क्लियर बात। तो ये चीजें हम अभी करेंगे, इसके ऊपर हमारा मेनली न्यूमेरिकल बनेगा जो हम अगली स्लाइड में करने वाले। चलिए बेटा, तो अभी अपन ने जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले पढ़े थे उनके ऊपर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर चल रहे हैं, आपको बस आरएमएस स्पीड का मेनली फॉर्मूला याद रखना है अंडर रूट 3 RT अपॉन MW। और आरएमएस स्पीड सेम गैस के लिए प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट T के, और जो अगर हमारे पास डिफरेंट केसेस लेते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट T बाई MW के, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ 5 गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज 43738, देन फाइंड फर्स्ट VRMS, VAverage एंड VMP, क्लियर। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपको इसमें कोई फॉर्मूला, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी में नहीं जाना है,
केवल कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आरएमएस स्पीड को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है वो समझिए बेटा। आरएमएस आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो आप पीछे से चलेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। तो जितनी भी स्पीड है सबका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद क्या है बेटा, स्क्वायर के पहले आता है मीन। मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज। एवरेज निकालना में सभी को आता है। जो आपने टर्म से स्क्वायर करिए उन सभी स्क्वायर टर्म्स को जोड़ दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से उसको डिवाइड कर दो। और लास्ट में क्या आता है बेटा, रूट। इसका मतलब पूरी टर्म का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो आरएमएस स्पीड निकालने का तरीका क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 है। और पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5.42। क्लियर, ये तरीका समझ में आ गया। तो ये आपको फिक्स तरीका याद रखना है, सभी का स्क्वायर करें, ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें और फिर उसके ऊपर क्या लगा दें, रूट। तो वो आरएमएस स्पीड निकालने का तरीका रहेगा। दूसरा हमें क्या निकालना है बेटा, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड तो बताने की जरूरत नहीं, सभी को निकालना आता है। सभी टर्म्स को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। तो सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। थर्ड निकालना है बेटा हमें वीएमपी। वीएमपी मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा बार आई है, कौन सी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा बार आई है। तो अगर मैं इनमें देखता हूं तो 3 ऐसा है जो 2 बार आया है, इसका मतलब वीएमपी कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। क्लियर, तो ये तरीका रहेगा सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशंस करने का। चलिए अब हम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स के अंदर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले फॉर एन आइडियल गैस आरएमएस स्पीड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज वी, देन फाइंड द आरएमएस स्पीड एट 627 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बेटा यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन सबसे पहले देखो कि गैस एक है या दो है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में गैस कितनी है, एक है, मतलब सेम गैस का ये क्वेश्चन है। और सेम गैस के क्वेश्चन के लिए आरएमएस स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट टी के। तो क्या बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ V1/V2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट T1/T2। ध्यान रहे बेटा टेम्परेचर हमेशा किस में लेना होता है, केल्विन में। तो मैंने 27 प्लस 273, 627 प्लस 273, तो 300/900। तो कितना बन गया, अंडर रूट 1/3। तो VRMS2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू VRMS1। और VRMS1 कितना दिया हुआ इन्होंने दी, तो आंसर क्या बन जाएगा, √3V। तो इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, इस तरह से कोई भी टेम्परेचर आपको देकर पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया है, हो सकता है क्वेश्चन आपको टेम्परेचर कम करके पूछ ले। तरीका बिल्कुल बेटा यही रहेगा। एक चीज ध्यान रखने का है कि हमेशा हमारी कैलकुलेशन किसके अंदर होगी, केल्विन के अंदर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज T, then find the temperature of helium gas so that RMS speed of both the gases will be equal। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमारे पास हमें RMS स्पीड ऑक्सीजन गैस की मतलब O2 की किसके इक्वल करनी है, आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस के। इन दोनों की स्पीड हमें आपस में इक्वल करनी है। क्लियर, अब हम जानते हैं बेटा कि आरएमएस स्पीड जब हम इसके अंदर इक्वल करेंगे तो आप एक बात समझिए कि यहां पर आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 RT/MW। ये तो मैंने किसके लिए लिख दिया बेटा, ऑक्सीजन गैस के लिए, इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT/MW। और ये मैं किसके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, हीलियम गैस के लिए। क्लियर, तो ये दोनों बात हमें समझ में आ गई। देखिए बेटा अंडर रूट 3 R कट गए दोनों के अंदर, तो यहां से समझते हैं हम अंडर रूट T, टेम्परेचर ऑक्सीजन का कितना दिया है T, और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है बेटा 32 होता है। क्लियर, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और इसका टेम्परेचर हमें निकालना है, मान लीजिए टेम्परेचर कितना है T', और डिवाइडेड बाय हमारे पास हीलियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 4। क्या बेटा रूट भी दोनों तक कट जाएगा, तो यहां से हमारी जो अगली एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी T/32 इज इक्वल्स टू T'/4। ये कैंसल आउट हो गया हमारे पास, तो यहां से हमें T' मिल जाएगा T/8। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आपको कभी बेटा किन्हीं दो गैस के कंपैरिजन में पूछे तो भी आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दोनों के आरएमएस स्पीड को इक्वेट करिए, जो टर्म्स कट रही है उनको कट करिए और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। RMS speed of a gas is 100 meter per second at pressure P and temperature T. What will be its RMS speed at pressure 3P and temperature T/4? ठीक है, अब एक बात समझिए बेटा, हम एक बात जानते हैं, we know that VRMS independent of pressure। किसके इंडिपेंडेंट होती है बेटा, प्रेशर के। मतलब हमें यहाँ पर प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल किसके दिक्कत है, टेम्परेचर के लिए। तो अगर आपने प्रेशर P से 3P भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इसीलिए कि आप इस कंफ्यूजन से बचें कि हमें प्रेशर से कोई चीज चेक नहीं करनी है।
हम सीधा क्या लिख देंगे बेटा, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, क्योंकि एक बात समझिए, क्योंकि सेम ही तो गैस दी है, तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी, तो हम लिख देंगे वी आर एम एस 1 वी आर एम एस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2. Clear? So this will be equals to अंडर रूट T/T/4। तो ये ऊपर आकर कितना बन गया बेटा, 2 बन गया। क्लियर? T से T कैंसिल हो गया, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास मिल जाएगा बेटा VRMS 2 इज इक्वल्स टू VRMS 1/2, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन हमने सोल्व किया। ध्यान रखिए बेटा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं। चलिए बेटा, तो अभी जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी थी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स के हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो बेटा जब जैसे हमने चैप्टर की शुरुआत में बात करी थी कि आइडियल गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, इस कारण हमारे पास आइडियल गैस के पास केवल कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी अब हम एनर्जीज लिखने वाले हैं वो सारी किस टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर? जिसमें सबसे पहला आ रहा है बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, किसी भी सब्सटेंस या किसी भी बॉडी के लिए हम टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं बेटा, 12mv²। बट यहां पर जब गैस के लिए बात करते हैं तो हम v नहीं लेकर क्या लिखते हैं बेटा, आरएमएस स्पीड लिखते हैं, मतलब v आरएमएस का स्क्वायर लेते हैं। तो यहां से देखो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 12m इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी आरएमएस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था बेटा अंडर रूट 3p/ρ, तो मैंने यहां पे रख दिया 3p/ρ लिख दिया। क्लियर? अब एक बात देखो बेटा, यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी है, क्या मास अपॉन डेंसिटी को वॉल्यूम लिख सकते हैं? तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 3/2pv। ठीक है ना, हमने इसको क्या लिख दिया, वॉल्यूम। ध्यान रखिए जहां पर भी मैं v लिख रहा हूं उसका मतलब वॉल्यूम है, और अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो मैं वहां पर उसकी जगह वी आरएमएस लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये v क्या आ गया हमारे पास, यहाँ वॉल्यूम आ गया। अब देखो बेटा, क्या पीवी को आइडियल गैस की इक्वेशन से क्या पीवी को म्यूआरटी लिख सकते हैं, और साथ में हम पीवी को एनकेटी भी लिख सकते हैं। तो ये सारी फॉर्म हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी की बन गई। क्वेश्चन में क्या होता है कि इनमें से किसी भी एक को देखकर वो फॉर्मूला वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने, कैसे बने वो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। वी आरएमएस का फॉर्मूला रखा 3p/ρ, तो यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी ρ बन गया वॉल्यूम। पीवी को हमने म्यूआरटी लिख सकते हैं और एनकेटी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ पर नोट ध्यान से देखिए, आइडियल गैस इज टोटल एनर्जी इन काइनेटिक फॉर्म ओनली बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज 0। ये बात मैंने आपको समझा दी है। अगर आप यहां से देखें बेटा ध्यान से, तो हमारी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है बेटा, टेम्परेचर के, क्योंकि एक गिवन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स और आर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ई केवल किसके प्रोपोर्शनल आया, टेम्परेचर के, मतलब डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगेन वही बात, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी बेटा, क्योंकि प्रेशर चेंज करने या कम करने से वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, तो हमारे पास प्रेशर पे डिपेंड हम नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा बेटा, अच्छा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पहला वाला ही है, टोटल एनर्जी। जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे टोटल एनर्जी पर ही मिलेंगे, लेकिन बाकी सभी के लिए भी आपको फॉर्मूले याद रखने। दूसरा हमारे बेटा एनर्जी डेंसिटी पर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज को अगर डेंसिटी बनाना चाहते हैं तो हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप नॉर्मल जो डेंसिटी पढ़ते हो उसका एक्चुअल नाम होता है मास डेंसिटी, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ एनर्जी डेंसिटी है बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या टोटल एनर्जी है बेटा 3/2pv, इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया कितना, 3/2p आ गया। क्लियर? अगर आप इस वाले फॉर्मूले में डिवाइड करते हैं 12mv आरएमएस स्क्वायर डिवाइड बाय v करते तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम आ गया तो यहाँ क्या बन गई बेटा, डेंसिटी बन गई 12ρ आरएमएस का स्क्वायर। कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, आपके कंसेप्ट पता होने चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं। अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो मैंने इस वाले में वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, उस वाले में भी वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। अब आप सोचेंगे सर सबके सब याद करने कंसेप्ट, अगर आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, नए फॉर्मूले आपके पास बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आ रहा है मोलर काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, या फिर हम इसे कहते हैं एक मोल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल,
मोल। अगर हम पहले मोल वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम से डिवाइड किया, अब मोल की बात कर रहे हैं तो किससे डिवाइड कर देंगे, मोल से। अब मोल से डिवाइड करने के लिए मैं इस फॉर्मूले को उठा लेता हूं, तो देखो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल एनर्जी 3/2 म्यू आरटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल कितना बेटा, म्यू है, तो म्यू से म्यू कट गया, कितना आ गया 3/2 आरटी। और आपको पता होगा मैंने शुरुआत में बताया था आर के इंटू एन ए के इक्वल होता है, ये इनके बीच का रिलेशन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर का। तो आर की जगह मैंने लिख दिया एन ए इंटू के। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में करूं बेटा तो म्यू का डिवाइड करूंगा, तो देखो बेटा म्यू क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, तो मास से मास कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। केवल स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं, अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से चलते जाएंगे थोड़े थोड़े चेंज आपको फॉर्मूलों में मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं बेटा मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी की, जैसे मोलर काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल, उसी तरह से मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोलिक्यूल। मतलब अब आपको टोटल एनर्जी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल से। तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लेता हूं, 3/2 NKT अपॉन एन, एन से एन कट गया तो ये आ गया 3/2 KT। कंप्लीट है बात बेटा। तो मोल के लिए आता है 3/2 RT और मोलिकुलर के लिए आता है 3/2 KT। ये मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, क्लियर। ये एक मोल की एनर्जी है और ये एक मोलिक्यूल की एनर्जी है। नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट मास मॉलिक्यूल, क्लियर। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे यूनिट मास क्या चाहिए, मतलब 1 ग्राम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो क्या बेटा टोटल एनर्जी ये है, मतलब अरे एक मोलिक्यूल कितने भी तो मास का हो सकता है, 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम। अगर मुझे 1 ग्राम का चाहिए तो मैंने डिवाइड बाई एम कर दिया। यहां ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो एम यहां पर मैंने लिखा है, ये एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ मोलिक्यूल। कंप्लीट। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी आपने बेटा क्या VRMS पढ़ लिया कि आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे बेटा। हम जानते हैं कि गैस हमारी रेंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं इसको मेनली 3 डायरेक्शन में डिवाइड कर दूं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर, तो हमारे पास ये 3 बन गए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा VXIK प्लस VYJK प्लस VZKK किसके बराबर होगा, VRMS। क्या मैग्नीट्यूड हमारा ऐसे निकलेगा। और हम जानते हैं कि हम यूं कहते हैं कि हर डायरेक्शन में बराबर, मतलब जितना Vx में होगा उतना ही Vy में होगा, उतना ही Vz में होगा। तो हमारे पास Vx इक्वल्स टू Vy इक्वल्स टू Vz VRMS अपॉन √3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो ये तीनों इक्वल आएंगे VRMS बाई √3 के। आपका न्यूमेरिकल इन पर बनेगा। बाकी सभी को आप याद रखें, एनर्जी डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना, मोलर काइनेटिक एनर्जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना, मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से डिवाइड करना। ये एक मोल की एनर्जी होती है, ये एक मोलिक्यूल की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी केवल किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। और टोटल एनर्जी केवल किस फॉर्म में होती है, टेम्परेचर या फिर अपन ऐसा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। क्लियर। चले बेटा, तो अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के, उसके न्यूमेरिकल्स पे अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस इज 1000 जूल, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट 227 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं बेटा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, तो E1 अपॉन E2 इज T1 अपॉन T2। T1 को हमने लिख दिया 127 प्लस 273, नीचे आ गया 227 प्लस 273, क्योंकि टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो 400 अपॉन 500 हो गया बेटा, तो 4/5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो E2 आएगा 5/4 इंटू E1। तो E1 की वैल्यू रख दी, सोल्व किया तो हमारे पास मिल जाएगा 1250 जूल। Next question, energy of an ideal gas is E if number of molecules gets triple and temperature half, then find the new energy। हमें कहा गया है कि आइडियल गैस की एनर्जी E है, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 टाइम्स कर दें और उसके बाद टेम्परेचर को हाफ कर दें, तो न्यू एनर्जी हमें क्या मिलेगी। आपको पता है बेटा टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 3/2 NKT। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 3/2 PV क्यों नहीं लगाया। बेटा PV इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन मेरा प्रेशर वॉल्यूम का नहीं है। दूसरा फॉर्मूला आता है 3/2 म्यू आरटी, तो ये भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरा क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स का नहीं है, क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, तो इसलिए मैंने 3/2 NKT यूज किया। और ऑब्वियसली हाफ एम VRMS स्क्वायर को तो यूज करूंगा ही नहीं, क्योंकि आरएमएस का काम यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। तो फॉर्मूला मैंने लगाया 3/2 KT। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं जाऊंगा कि किस लैंग्वेज से रिलेटेड वो कह रहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड फॉर्मूला वहां पर यूज करूंगा। इसलिए मैंने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाला काम था, तो मैंने मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला उठा लिया 3/2 NKT। क्वेश्चन कह रहा है कि नए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स हो गए और टेम्परेचर हाफ हो गया, तो मैंने n की जगह 3n कर दिया बेटा, t की जगह t/2 कर दिया। यहां से जो एक्स्ट्रा 3/2 आया उसको बाहर निकाल दिया और ये पुराना 3/2 NKT, इसका मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ E हो गया। कंप्लीट। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज 5 एटमॉस्फेरिक, ए मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम डबल एंड आरएमएस स्पीड बिकम्स हाफ, देन प्रेशर एक्सर्टेड विल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये गैस, आइडियल गैस ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम मास को मॉलिक्यूल्स को डबल कर दें और आरएमएस स्पीड को हाफ कर दें तो नया प्रेशर हमारा क्या होगा। मैंने आपको बेटा प्रेशर की एक्सप्रेशन लिखवाई थी हाफ रो वी आरएमएस का स्क्वायर, सॉरी हमने जो प्रेशर की एक्सप्रेशन लिखी थी दैट विल बी हाफ 1/3 रो वी आरएमएस का स्क्वायर, जो हमारी प्रेशर की एक्सप्रेशन थी वो ये थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ जो हमारे पास टर्म्स बन रही है उसके अंदर अगर हम चलें तो देखो जो हमारी डेंसिटी है, क्या हम इसको मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स का मास डबल हो गया। अब एक बात बताओ, अगर सभी मॉलिक्यूल्स का मास डबल हो गया इसका मतलब क्या टोटल गैस का मास भी डबल हो गया होगा, तो नया जो मास होगा वो 2m हो गया। आरएमएस स्पीड हमने बेटा हाफ कर दी, तो देखो नया जो प्रेशर आएगा वो 1/3, मास को हमने कर दिया 2m, वॉल्यूम में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वी आरएमएस का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो गया। 1/3 का टर्म्स हमने क्या करा, बाहर निकाल दिया बेटा, और ये हमारे पास बन गया 1/2 इंटू एम वी आरएमएस का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये हमारे पास किसके इक्वल हो रहा है, 1/2 इंटू 1/3 m अपॉन v इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है बेटा, ओरिजिनल प्रेशर के इक्वल। तो ये कितना आ गया, P डैश इज इक्वल टू P/2, तो P डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुल मिला के बेटा वेलोसिटी, एनर्जी और ये प्रेशर वगैरह में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से प्रोपोर्शनल और इसी तरह का बनता है कि नया प्रेशर बताओ, नई एनर्जी बताओ या नई आरएमएस स्पीड बताओ। अच्छा एक बात आप ध्यान रखें बेटा, हो सकता है कभी आपको इनकी वैल्यूज देकर क्वेश्चन पूछ ले तो आप वैल्यूज को भी पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, काफी सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी वर्ड बनते हैं और थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। बेटा एक गैस मॉलिक्यूल जो होता है, अगर उसके पास कोई एनर्जी है, हम जानते हैं अगर उसके पास कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म को किस तरीके से यूज कर रहा है वो क्या कहलाता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। क्लियर। वो इस काइनेटिक एनर्जी को लेकर हो सकता है मोशन करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है रोटेशन करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल, कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने अलग अलग तरीकों से अपनी एनर्जी का यूज कर सकता है या कितने अलग अलग तरीकों से कितनी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। क्लियर। तो हम ऐसा कहते हैं बेटा, जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन हैव मोशन और एनर्जी इज नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब एक सिंपल सा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मोशन इन अंडर ग्रेविटी है, तो मोशन इन अंडर ग्रेविटी के अंदर क्या होता है बेटा, केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है हमारे पास वो एक ही होती है, क्योंकि वो केवल एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर मैं ले लेता हूं एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए बेटा, 2 हो गए, क्योंकि वो एक्स में भी जा सकता है और वाई में भी जा सकता है। तो समझ में आई बात बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, कितनी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर या डायमेंशन के अंदर वो अपने मोशन को या अपनी एनर्जी को यूज कर सकता है, वो कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। कंप्लीट है बात बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो बेटा मेनली 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम से पता चल रहा है बेटा, ये किस कारण से होती है, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के कारण ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। कैसे वो समझना बेटा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो सकता है, बॉडी या तो ऐसे एक्स डायरेक्शन में चल सकती है, मतलब या तो मॉलिक्यूल जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, या फिर मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, या फिर मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है। इसका मतलब 3 तरह से ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। तो 3 तरह की ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। आगे बढ़ते बेटा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। नाम से समझ में आ रहा है ये किस कारण से होगी बेटा, रोटेशनल मोशन के कारण होगी। अगेन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो हो सकता है हमारा वो एक्स एक्सिस के अराउंड घूम सकता है बेटा, हो सकता है कि वो वाई एक्सिस के अराउंड घूम ले, और हो सकता है कि वो क्या करे, जेड एक्सिस के अराउंड घूम ले। क्लियर। मान लीजिए आपकी ये एक्स एक्सिस है,
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो हो सकता है गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अराउंड घूमने लग जाए, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी बेटा। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो हो सकता है कि गैस मॉलिक्यूल आपका वाई एक्सिस के अराउंड घूमने लग जाए, तो ये दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। और मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो हो सकता है गैस का मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अराउंड घूमने लग जाए, तो ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करती है? गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर पर, किस तरह से वो अपन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते बेटा, तीसरी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम से समझ में आ रहा है किस कारण से होगी बेटा? जो गैस मॉलिक्यूल है उसके वाइब्रेशन के कारण। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल केवल 2 ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर पाएगा। या तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, जब वो अपनी लेंथ के अलोंग वाइब्रेट करता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहते हैं, और जब वो अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा तो उसको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल 2 तरह के वाइब्रेशन होते हैं। जब आप वेव मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक डिटेल में समझाए जाएंगे। अभी बस आप इसको समझो कि 2 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसके अंदर। अच्छा, इट एग्जिबिट ओनली ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये केवल तभी होगी जब हमारे पास क्या होगा? बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। लोअर टेम्परेचर पर केवल 2 ही तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। और हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो लोअर टेम्परेचर के ही होते हैं। क्लियर? और मोस्टली हमारे पास ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर होती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होती है, मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगी। क्लियर? अब अलग अलग टाइप की गैसेस होती है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पढ़ेंगे उनको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम चल रहे हैं बेटा मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस आप समझ पा रहे हैं कि जो कि सिंगल एटम की गैसेस होती है उनको हम मोनो एटॉमिक गैसेस कहते हैं। एग्जांपल में हीलियम, आर्गन, नियोन या फिर आइडियल गैसेस हमारे पास हो गई। क्लियर? तो इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगा वो समझना। मान लीजिए बच्चों कि ये मेरे पास एक मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, या मोल है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास हीलियम के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ये उसका सिंगल एटम है। अब एक बात सोचो, ये सिंगल एटम बहुत ज्यादा छोटा है। पहली बात तो क्या है बेटा? ये बहुत ज्यादा छोटा है। अब ये एक्स में चल सकता है, ये वाई में चल सकता है, ये जेड में चल सकता है। इसका मतलब ये 3 तरह से ट्रांसलेशनल मोशन तो कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बात करते हैं बेटा रोटेशनल की। अब एक बात समझो बेटा, मान लो ये मोल जो है या फिर अपन एटम जो है ये चलना बंद कर देता है, रोटेट करने लग जाता है। ये मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब इस तरह समझो कि जैसे एक नमक का जो दाना होता है ना, बिल्कुल उतना छोटा है। अब वो नमक का दाना अगर अपनी जगह पे रोटेशन कर रहा हो, सोचो ध्यान से, तो क्या हम उसको अपन यहाँ पर एज्यूम थोड़ी कर पाएंगे? हम उसको फील नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, जो छोटा सा एटम होता है, अगर वो अपनी जगह पे रोटेशन करेगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो एक्स एक्सिस के अराउंड या वाई एक्सिस के अराउंड या जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर बात? समझ आए बात? क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है तो उसका रोटेशन जो होता है हमारे पास वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। क्लियर? ये सब हमारे अजम्पशंस है। ठीक है, तो हमने इस तरह से माना कि भाई जो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है अगर वो अपनी ही जगह पर, अब सोचो अपनी ही जगह पर रोटेशन करेगा, बहुत छोटा मॉलिक्यूल, तो वो हमें दिखता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मानते हैं? 0 मानते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्लियर? अभी आपको ये जो नहीं दिखने का जो केस है ये अच्छा समझ में आएगा जब हम डायटोमिक की बात करेंगे। जब हम डायटोमिक गैसेस की बात करते हैं तो O2, H2, N2, Cl2 हम इस तरह से लेते हैं। आपको O2 का स्ट्रक्चर बताया बेटा, कुछ इस तरीके का O2 का स्ट्रक्चर होता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारे पास ये एक O, ये रेड मार्कर का केप है और दूसरा ये केप है। ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक्स में मूव कर सकता है, ये हमारा वाई में मूव कर सकता है और ये हमारा जेड में मूव कर सकता है। अब बात करते हैं बेटा किसकी? रोटेशन की। तो ध्यान से देखना बेटा, मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ऊपर जो है हमारा वाई एक्सिस है, तो क्या है वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है, और जब ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा तो वाई एक्सिस सेंटर में निकलेगा और मुझे ये दोनों मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जा सकता है। अब मान लीजिए बेटा ये इसका जेड एक्सिस है, ठीक है, तो क्या ये जब जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ऐसे घूमेगा। अब देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं अभी भी ये जेड एक्सिस के चारों तरफ मुझे ये ब्लू और ये जो रेड कैप है घूमती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर अपने पास जेड के अबाउट भी रोटेशन माना जा सकता है। लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, अब इसी के अलोंग रख दिया हमने इसको, तो अब ये ऐसे घूमेगा तो ये हमें अब ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा घूमता हुआ, इसलिए हम एक्स एक्सिस में नहीं मानेंगे। तो जब भी हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा या डायटोमिक होगा तो उस कंडीशन में हम रोटेशनल की
लिए केवल 2 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम मानते हैं, क्योंकि वो जिस एक्सिस के अलोंग रखा हो, चाहे वो एक्स के अलोंग रखा हो, वाई के अलोंग रखा हो या जेड के अलोंग रखा हो, जिस एक्सिस के वो अलोंग रखा होगा तो उसका रोटेशन हम नहीं मानते। और वैसे भी आपको पता है, अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा है तो, कि जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मॉलिक्यूल से ही निकल जाता है तो उसका रोटेशन कंसीडर नहीं होता है। तो अगर वो ऐसे ही निकल गया तो उसका रोटेशन कंसीडर नहीं होगा। इस कारण इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। और टोटल कितनी होती है बेटा? 5। फिर आगे चलते हैं बेटा ट्राई एटॉमिक के ऊपर। ट्राई एटॉमिक के अंदर हम 2 पार्ट लेंगे, एक तो लीनियर पार्ट लेंगे और एक नॉन लीनियर पार्ट लेंगे। पहले लीनियर की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल CO2 या C2H2। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं यहां पर, तो देखो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल किसके जैसा हो रहा है? डाइएटॉमिक की जगह। तो इसका मतलब जो ट्राई एटॉमिक लीनियर है वो सब काम वैसे ही करेगा जैसा डाइएटॉमिक कर रहा है, तो इसके लिए भी हमारा सेम टोटल 5 आता है। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की नॉन लीनियर की, या फिर पॉली एटॉमिक गैसेस, अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो भी चलेगा। इसमें एग्जांपल हम H2O का, NH3 का या CH4 का लेते हैं। आपको पता है बेटा H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है ना, मतलब ये हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पर और ये हमारे 2 अपने पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस में चल सकता है, वाई एक्सिस में चल सकता है, जेड एक्सिस में चल सकता है। जब ये रोटेशन करेगा तो इसका रोटेशन एक्स के अबाउट भी नजर आएगा, ठीक है, इसका रोटेशन वाई के अबाउट भी नजर आएगा, और इसका रोटेशन अगर मैं बात करता हूं तो जेड के अबाउट भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, कि इसके पास ट्रांसलेशनल भी 3 है, रोटेशनल भी 3 है, और टोटल कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। आपको अगर ये चीजें नहीं क्लियर हो पा रही है कि हमारे पास किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं, तो आप इन चीजों को याद कर ले बेटा। एक तरह से अजम्पशंस है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, कि जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है वो अपनी जगह पर भी घूमता है, तो वो हमें एज्यूम नहीं कर पाते, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए उसको 0 मानते हैं। जो डायटोमिक होता है बेटा, उसके अंदर क्या बात होती है कि वो 2 एक्सिस के अबाउट तो उसका जो रोटेशन है वो ऑब्जर्व हो जाता है, बट जिस एक्सिस के अबाउट वो रखा हुआ है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उधर से ही निकल रहा है तो हम रोटेशन को एज्यूम नहीं करते, तो इसलिए उसके लिए 2 ही होती है। और ट्राई एटॉमिक जब लीनियर होता है तो बिल्कुल वही काम करता है जो डायटोमिक ने किया है। और ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक होते हैं, इनके लिए क्या होगा, तीनों ही एक्सिस के अबाउट को घूम पाता है, इसलिए हमारे पास 3 इधर 3 इधर, टोटल कितनी होती है? 6 होती है। ये सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लो टेम्परेचर पर ही लिखी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल भी होती है। तो आपको बस बेटा रट लेनी है, ठीक है, रट लेना इनको कि कैसे मोनोटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 0, टोटल 3, डायटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, टोटल 5। अगर ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो 3 2 5, और अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर तो 3 3 6 होगा। इनके ऊपर बेटा हमारे अभी अब न्यूमेरिकल्स बने। चलिए बेटा, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट लॉ आ रहा है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां पर ये जो लॉ है, ये हमने अभी जो इससे पहले आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर आप पढ़ी थी, उसको अपने पास और एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया था, उसने ये कहा कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगी, वो इक्वली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मान लीजिए एक डायटोमिक गैस है जिसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 20 जूल है, और उसके अंदर हम जानते हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 20/5, मतलब 4 जूल। मतलब वो अपनी जो एनर्जी है उसको सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर उसे सारी एनर्जी लगा दी। वो क्या करेगा, अपनी जो टोटल एनर्जी है उसको हर पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइड कर देता है। क्लियर? अगर इसी डायटोमिक की जगह बेटा मोनोटोमिक होता तो हम 20 जूल बाई 3 कर देते, क्योंकि मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। कंप्लीट। तो इसने ऐसा कहा, अकॉर्डिंग टू दिस टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सभी के अंदर वो इक्वली डिवाइडेड हो जाती है। एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होती है बेटा वो 1/2 kT होती है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था कि किसी भी गैस के लिए एक गिवन टेम्परेचर पर एक मॉलिक्यूल के साथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 kT आती है। अगर आपको बेटा ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम में चाहिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 kT है, हमारे पास मान लीजिए ऑल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, f है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी f/2 इंटू kT। अब हम बात करें मोनोटोमिक गैस की, तो मोनोटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा, टोटल 3, तो कितना आ जाएगा 3/2 kT। और अगर हम डायटोमिक गैस के लिए बात करें बेटा, तो डायटोमिक गैस के लिए कितना आ जाएगा 5/2 kT।
अगर हम इस एनर्जी को मोल में कन्वर्ट करना चाहे तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा K इंटू Na बन जाएगा R। अगेन वही बात बेटा, मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 RT हो जाएगा और डायटोमिक के लिए 5/2 RT हो जाएगा। अगर आप पीछे चले जो हमने मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी और मोलर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, वहां आप देखिए वहां यही फॉर्मूले आए थे 3/2 kT और 3/2 RT, क्योंकि हम आइडियल गैस को किसमें मानते हैं बेटा, मोनोएटॉमिक के अंदर, तो आपको यही फॉर्मूले वहां पर मिलेंगे 3/2 kT और 3/2 RT। तो ये आपको याद रखने, ये अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर और डिटेल में यूज होंगे। इधर चलते बेटा, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। ये जो टॉपिक है हमारा, ये एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं इसलिए हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। सबसे पहला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है कि एक यूनिट मोल सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसमें हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी वो हीट कितनी क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। क्लियर? इससे पहले जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी हीट एंड कैलोरीमेट्री चैप्टर के अंदर, वो ग्राम स्पेसिफिक हीट थी। वहां हम किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाते थे, बट यहां हम किसका बढ़ा रहे हैं, 1 मोल का बढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो C का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन म्यू इंटू डेल्टा T। वहां स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता था S बराबर डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, बट यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स म्यू आएगा। अगर डेल्टा Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, म्यू C डेल्टा T आ जाएगा। अगर आप यूनिट देखते हैं C की, तो इसकी यूनिट कैलोरी, इसकी यूनिट मोल और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन हो जाएगी। कंप्लीट। रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट C एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट S, अगर हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देखने जाएं तो देखो किस तरह से इसका रिलेशन बनता है। C बाई mw इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। अब मैंने क्या किया बेटा, जो स्पेसिफिक हीट थी उसमें किसका डिवाइड कर दिया, मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दिया, तो C अपॉन mw हो गया यहाँ पर इक्वल्स टू, यहां से क्या बन जाएगा बेटा, देखो डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T डिवाइड बाय 1 बाय mw। अब म्यू को क्या लिखोगे, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, तो जब इसको मास अपॉन मोलिकुलर वेट लिखोगे तो मोलिकुलर वेट से मोलिकुलर वेट कट गया और ये फॉर्मूला बन गया जो कि स्पेसिफिक हीट का होता है। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्लियर? या फिर अगर आप C इज इक्वल टू S इंटू mw लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर? चलिए बेटा, तो जो अभी हमने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा था, ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है हमारे पास 2 टाइप का होता है। अगर आपकी प्रोसेस जो है वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो इसको हम CV बोलते हैं, और अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो हम इसको CP बोल रहे हैं। अच्छा, इसके आगे का जो पार्ट है इस स्लाइड के अंदर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि इसके आगे का जो स्लाइड में पार्ट है वो पीछे अपन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ इसका यूज कुछ एक छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, इसलिए हम यहां पर ले रहे हैं। बाकी ये पार्ट में डिटेल में आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए, अब बेटा क्या होता है कि थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा Q और डेल्टा U बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे, तो ये जब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो बेटा डेल्टा Q का डेल्टा U के बराबर है, तो डेल्टा U की वैल्यू हो गई म्यू CV डेल्टा T। आपने अभी ये पढ़ा था कि डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो C की जगह क्या ले लेंगे बेटा, CV ले लेंगे। अगर हम 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो म्यू कितना हो गया बेटा हमारा 1, तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, CV डेल्टा T के। अगर यहां से CV निकालते तो बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, या फिर du बाई dt हमारा बन गया। अगर हम मेयर्स रिलेशन की बात करें, जो हम वापस अगेन बाद में पढ़ेंगे, तो मेयर्स का रिलेशन होता है CP माइनस CV बराबर R, और हम CP को लिख सकते हैं R प्लस CV। इसी तरह से बेटा एक एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, जो भी हम अगले पोर्शन में पढ़ेंगे, गामा, इसका फॉर्मूला होता है CP बाई CV के इक्वल। तो कुल मिला के ये सब चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें CP, CV और गामा निकालना आना चाहिए। तो बेटा जब भी हमें CV निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अगर CV निकल जाएगा तो फिर CP हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और हमें गामा निकालने के लिए CP बाई CV करना पड़ेगा। ठीक बात? अब समझिए, अगर बात मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं
तो अभी मैंने आपको बताया कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1 मोल की एनर्जी 3/2 RT होती है। अब आप क्या करो, अगर आपको CV निकालना है तो इस एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन कर दो। जब आप इसका टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 R कांस्टेंट आ गया और T का डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा बेटा 1। तो CV कितना हो गया 3/2 R। ये आपको रटना है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है बेटा 3/2 R होता है। अब अगर आपने CV निकाल लिया बेटा तो CP का फॉर्मूला होता है R प्लस CV, मतलब R प्लस 3/2 R कितना हो जाएगा 5/2 R। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये जो हमने सब चीजें ये करी ना, पिछले वाले पोर्शन को लिखने का काम हमारे इसी के लिए किया था। अब गामा, अगर आपको बेटा कभी मोनोएटॉमिक गैस का गामा पूछा जाएगा तो CP/CV होता है। तो CP/CV करोगे तो 2R कैंसिल हो गए तो 5/3 1.66 आ जाएगा। सेम मैंने सॉल्यूशन किए किसके लिए, डायटोमिक गैस के लिए। अगर आप जानते हैं डायटोमिक गैस के लिए एनर्जी ऑफ 1 मोल होती है बेटा 5/2 RT। अगर आपको CV निकालना है तो आप इस एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दे टेम्परेचर के साथ तो 5/2 R आ जाएगा, T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगर CP निकालना है तो R प्लस CV करेंगे तो 7/2 R आ जाएगा और गामा आएगा CP/CV 1.4। तो ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ बनाए अभी के लिए आप केवल इनको याद रख लें, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे ये चीजें, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन इन चीजों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिया। याद रखे बेटा CV कितना होगा 3/2 R और CP कितना होगा 5/2 R। किसके लिए, मोनोएटॉमिक के लिए। डायटोमिक के लिए ये टर्म्स हो जाएगी CV 5/2 R हो जाएगा और CP हमारा 7/2 R। चलिए बेटा कुछ और फॉर्मूले और रिलेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और एडियाबेटिक कांस्टेंट का। हम जानते हैं बेटा किसी भी गैस के लिए 1 मोल के लिए जो एनर्जी होती है वो F/2 RT होती है। अगर मोनोएटॉमिक गैस होती तो हम यहाँ 3/2 RT कर देते हैं और डायटोमिक गैस होती तो हम 5/2 RT कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि CV जब भी निकालना हो तो इस एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा F/2 × R। अब आपको मेयर्स रिलेशन से पता है कि CP बराबर होता है CV प्लस R। मैंने दोनों तरफ क्या करा बेटा CV से डिवाइड कर दिया तो CP/CV बराबर, यहाँ CV से CV कट गया 1 बन गया प्लस R/CV हो गया। CP/CV को बोलते हैं हम गामा, तो 1 प्लस R और हमने CV की वैल्यू रख दी F/2 R। R से R कट गया तो बेटा ये F/2 उल्टा होकर हो गया गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/F। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, काफी सारी जगह पर ये यूज होता है। ठीक है, एडियाबेटिक कांस्टेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशन। अब बेटा हम चल रहे हैं कुछ मिक्सचर पर। मान लीजिए अगर गैसेस का मिक्सचर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे। हमने यहाँ दो गैसेस का मिक्सचर ले लिया जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो था वो MW1 और MW2 था, नंबर ऑफ मोल्स उनके μ1 और μ2 थे, टेम्परेचर उनका T1 और T2 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम उनकी F1 और F2 थी। तो ऐसी कंडीशन में बेटा अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाए मिक्सचर का तो उसका फॉर्मूला रहेगा μMW1 प्लस μ2 MW2 अपॉन μ1 प्लस μ2। सेम में बेटा CV मिक्स का फॉर्मूला ये रहेगा। CP मिक्स का फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। अगर आपको गामा मिक्स निकालना है बेटा तो हम जानते हैं गामा होता है CP/CV, तो ये हो जाएगा CP मिक्स अपॉन CV मिक्स। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो μ1 प्लस μ2 हमारे पास दोनों में कट जाएंगे। अगर आपको मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारा ये रहेगा μ1 F1 T1 प्लस μ2 F2 T2 μ1 F1 प्लस μ2 F2। क्लियर, F1 और F2 यहाँ पर क्या है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपको E1 प्लस E2 करना रहेगा μ1 F1/2 RT1 प्लस μ2 F2/RT2। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने μ1 μ2 क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो F/2 RT होती है बेटा ये 1 मोल की एनर्जी होती है। अगर हमें टोटल निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने। अब हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बेटा अब हम एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं मिक्सचर का जो काफी बड़ा है, हमने उसके अंदर काफी सारे पार्ट किए। इन्हीं सभी पार्ट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर आपको एक्सरसाइज और एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं बेटा टू गेसेस A एंड B आर मिक्स्ड विद फॉलोइंग डेटा। A हमने मोनोएटॉमिक गैस ली है, B हमने डायटोमिक गैस ली है। मोलिकुलर वेट ऑफ A 10 है, मोलिकुलर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 10 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 20 है। A का मोलिकुलर वेट 2 ग्राम है, B का मोलिकुलर वेट 3 ग्राम है। क्लियर, A का टेम्परेचर 2T है, B का टेम्परेचर 4T है।
फाइंड द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब हमें एक एक डेटा निकालना है बेटा। सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर एनर्जी ऑफ गैस ए। हम जानते हैं बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2RT, बट वो एक मोल की एनर्जी होती है, हमें यहाँ पर पूरे की एनर्जी निकालनी है, तो वो हो जाएगा म्यू इंटू F/2RT। ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स है 10, ए मोनोएटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3 इंटू आर, ए का टेम्परेचर हो गया 2T, सॉल्व किया तो हमें आ गया 30RT। दूसरा में पूछा एनर्जी ऑफ गैस बी, तो एनर्जी ऑफ गैस बी का फॉर्मूला भी बेटा सेम होगा। अगर हम बात करें बी के लिए मोल नंबर ऑफ मोल्स 20 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी क्योंकि डायटोमिक गैस है, आर और टेम्परेचर का दिया है 40, इसको सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 200RT। टोटल एनर्जी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो दोनों को आप ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 230RT। क्लियर, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम चल रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हमें सीपी मिक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ए के नंबर ऑफ मोल्स 10 है, ए हमारी मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी होता है बेटा 5/2R। बी जो है हमारा 2 वाला वो डायटोमिक गैस है, इसके लिए सीपी होता है हमारा 7/2R डिवाइडेड बाई 30। सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 19/6R। अगला पार्ट पूछा है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। तो देखिए बेटा यहाँ से μ1 हमारे पास 10 है और CV1 मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो CV होता है बेटा वो 3/2R होता है, μ2 हमारा 20 है, CV2 डायटोमिक गैस के लिए बेटा CV होता है 5/2R डिवाइडेड बाई μ1 प्लस μ2 किया तो 30 आ गया। यहां से इसको सोल्व करोगे तो बेटा हमें मिलेगा 13/6R। अगर बेटा हमें गामा मिक्स निकालना है तो गामा मिक्स होता है बेटा सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स, तो यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 19/13। अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि गामा बराबर होता है 1 + 2/f, तो गामा मिक्सचर इक्वल टू 1 + 2/f मिक्सचर, तो यहाँ से आ जाएगा 19/13 इक्वल टू 1 + 2/f मिक्सचर, तो यहाँ पे f मिक्सचर हमें मिल गया 13/3। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। और लास्ट हमें पूछा है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होता है बेटा μ1 F1T1 प्लस μ2 F2T2 अपॉन μ1 F1 प्लस μ2 F2। सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट करी, सॉल्व किया तो मुझे मिला 46T/13 मिला। अगर इसके अलावा बेटा मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी जा सकती है, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अगर आपको मोलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा μ1 इंटू MW1 प्लस μ2 इंटू MW2 अपॉन हो जाएगा बेटा μ1 प्लस μ2। तो ये हमें मिल जाएगा, देखो μ1 दिया है बेटा 10, मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट दिया हुआ है 2 ग्राम, प्लस दूसरे का मोलिकुलर वेट 20 है, उसका मोलिकुलर वेट दिया है बेटा 3 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हमें 30, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 30, दैट विल बी 8/3 ग्राम। ये हमारे पास बन गया। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम वगैरह के अंदर। हमने सारे एक साथ ही ले लिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि मिक्सचर के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको फॉर्मूले याद रखने, अगर फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर, चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, फॉर ए डायटोमिक गैस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक बात समझिए बेटा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है, F/2 kT। क्लियर, तो अब यहां से देखो बेटा हम ऐसे लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ डाइएटोमिक गैस इज इक्वल्स टू कितनी होती है बेटा, 5/2 RT। क्लियर, अब हम जानते हैं इसमें से हमारे पास जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल के होते हैं। क्लियर, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के होते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिलेगी बेटा 3/2 RT। और अगर हम देखें तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं हमारे वो रोटेशनल के होते हैं। क्लियर, तो रोटेशनल के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो हमें यहां पर मिलती है वो मिलेगी 2/2 RT। क्लियर, तो इसका मतलब बेटा यहां से जब आप इनका रेशियो लोगे तो यहां पर जो हमें रेशियो मिलेगा दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो आ जाएगा 3/1। क्लियर बेटा, तो यहां से आप समझिए, सॉरी 3/2।
कंप्लीट जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, RT कट जाएगा 3/2। फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। आपको P और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और इस तरीके से दो ग्राफ बन रहा है, एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे। आपको रिलेशन बताना है T1 और T2 का। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए बेटा, तब आप क्या करिए कि एक यहाँ पर एक सिंगल वॉल्यूम ले लीजिए। क्लियर? यहां पर आपने क्या किया, एक सिंगल वॉल्यूम V मान लिया। तो इस सिंगल V वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग आपको इधर जो प्रेशर मिला वो P1 मिला और इधर जो प्रेशर मिला वो क्या मिल गया आपको, P2 मिल गया बेटा। अब एक बात समझो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV बराबर म्यू RT। क्लियर? अब ध्यान से समझना, देखो म्यू तो कांस्टेंट है बेटा, आर तो कांस्टेंट है, और क्योंकि हमने ग्राफ में सेम V ले लिया। क्लियर? हमने ग्राफ में क्या कर लिया बेटा, सेम V ले लिया है, इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। समझ में आ रही बात बेटा? कैसे सेम हुआ, मैंने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखें तो क्या दोनों पॉइंट पर जो हमें वॉल्यूम मिल रहा है वो तो सेम ही होगा बेटा, और यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 मिल गया। म्यू और आर तो कांस्टेंट रहते ही है और हमने V को सेम ले लिया, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हम डायग्राम से देख पा रहे हैं बेटा कि P1 जो है वो P2 से बड़ा है, डायग्राम से दिख रहा है। अगर P1 P2 से बड़ा है तो T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लाइन खींच लें और उसके बाद फिर वॉल्यूम को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है? तो आपको V1 का वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा V2 से, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते बेटा, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अभी जो हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं बेटा, PV बराबर म्यू RT, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ये केवल किसके लिए फॉलो होती है, आइडियल गैस के लिए फॉलो होती है, या फिर वो रियल गैसेस भी तब फॉलो कर सकती है जब आपका टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर और डेंसिटी लो हो। बट हम जानते हैं कि हमारे नेचर के अंदर सारी गैसेस आइडियल नहीं होती है। आइडियल गैस केवल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ताकि हम गैसेस की जो ये बिहेवियर है इसको आसानी से समझ पाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास, अगर हम रियल बिहेवियर पर जाए, तो अगर हम रियल बिहेवियर को देखें तो उसके लिए इक्वेशन होती है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है? जो सभी रियल गैसेस जो होती है वो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो करती है। हालांकि हमारे कोर्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, बट हमें वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को याद रखना चाहिए। ये होती है P प्लस A बाई म्यू स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस म्यू B इक्वल्स टू म्यू RT। आप जानते हैं कि सभी चीज क्या है, यहाँ पर केवल A और B जो है वो नई चीजें आई है, A और B जो होती है वो कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा, फाइंड आउट ग्राम स्पेसिफिक हीट फॉर हीलियम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है? हमें ग्राम स्पेसिफिक हीट निकालनी है हीलियम गैस की, किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब एक बात समझिए बेटा, आपको पता है कि ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट का बीच का रिलेशन होता है, स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू CV बाई MW होता है। ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम कहा है इसलिए हमने CV ले लिया। अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर कहा होता तो हम क्या ले लेते, यहाँ पर CP ले लेते। तो हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV होता है बेटा 3/2R। बट हमें CV नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू CV अपॉन मोलिकुलर वेट। तो हमने इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। हीलियम का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 4, तो ये आ जाएगा 3/8 इंटू R। हम जानते हैं R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो यहाँ रख दी तो 2 हो गया, तो ये आ गया 3/4, दैट विल बी 0.75। ऐसे आप सभी के लिए निकाल सकते हैं। मैंने आपको हीलियम के लिए कराया, अगर आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आ जाएगी तो वो डाइएटॉमिक गैस हो जाएगी, उनके लिए CV आप 5/2R लेंगे। अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे कहा जाता है तो कांस्टेंट प्रेशर वाला लेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारा KTG चैप्टर है ये पूरा बेटा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे, और कोई इसका अपने पास दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। KTG इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? अगर अपन पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो KTG के अंदर ही बनते हैं, और जो KTG में सबसे बढ़िया बात यह है कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, कोई कंसेप्चुअल घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो सारे फॉर्मूले याद रखिए तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास जो एक्सरसाइज और मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफी सारे हैं, तो अच्छा है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बढ़िया रहेगा। सभी क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं हमने जो क्वेश्चंस किए उनसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप केवल फॉर्मूले याद रखें, पहले फॉर्मूले सारे याद करें, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े। क्लियर?